साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत एक सीरीज़ आरंभ किया था और ख़ास करके वो जो सीरीज़ था वो 12th की एनसीईआरटी पर आधारित था और इसमें बोर्ड से लेकर के कंपटीशन तक का ध्यान रखा गया है। बोर्ड से कहाँ तक जो कंपटीशन है पूरा ख्याल रखा गया है। मैं चूँकि बोर्ड आज लगभग कई वर्षों से लगातार पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि बोर्ड किस तरह से पढ़ाया जाता है और कंपटीशन में सवाल कहाँ से आते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग लेजिस्लेचर के पार्ट को, यानी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। और इस इंडियन पॉलिटी में अच्छा, पहली बात कि इंडियन पॉलिटी कहाँ से चलती है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे द यूनियन, जिसमें आर्टिकल हम लोग 52 से लेके 151 तक चर्चा कर रहे थे। लेकिन इसके 3 महत्वपूर्ण भाग में से हम लोग एक भाग देख रहे थे पार्लियामेंट, जो 79 से लेकर के 122 तक है। और मैंने आपको बताया था 22 तक भी या 23 तक भी कह सकते हैं, 123 तक। वैसे भी 123 आ जाता है कहाँ पर, कार्यपालिका में, क्योंकि 123 में क्या है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति जब आ गया तो इसका मतलब ये अब कार्यपालिका में हो गया ना, फिर तो कोई बात नहीं। और हम लोग बहुत से आर्टिकल्स पर मैंने बता दिया आपको कि जो आर्टिकल्स आपको पूछा जाएगा, जो मुख्य होगा, जो हमारे काम की चीज़ है, मतलब काम की चीज़ तो सब है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको पढ़ करके एग्ज़ाम देना है। पढ़ करके अगर वकील बनना हो तो मैं तो बना नहीं सकता, आपको उसके लिए कोई दूसरे जगह जाना होगा। साथियों, एग्ज़ाम के लिए जितना कुछ है, और सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि आपको एक बेहतर पॉलिटी के जानकार बनाने के लिए काफ़ी है। तो आइए, हम लोगों ने शायद चर्चा कहाँ तक कर लिया था, राज्यसभा पर हम लोगों ने विशेष रूप से चर्चा कर लिया था, जो कि आर्टिकल कहाँ तक था, 92 तक, 92 तक। चलिए आर्टिकल 93 को आज देखा जाए, शुरू किया जाए। इसमें क्या है, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। आज हम लोग लोकसभा पे चर्चा करेंगे, मतलब लोकसभा पे नहीं, लोकसभा के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हिंदी में देखिए, हिंदी में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, अध्यक्ष, मैं ना बार बार भूल जाता हूँ, और उपाध्यक्ष, मैं भूल ये जाता हूँ कि, चलिए अब ध्यान रहेगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहाँ के, लोकसभा के। भैया लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो आर्टिकल 93 क्या बताता है कि जो लोकसभा है, लोकसभा के एक क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही किसके द्वारा चुने जाएंगे। देखिए, अध्यक्ष की अगर बात करूं तो लोकसभा अपने सदस्यों में से क्या करेंगे, तो अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, और ये जो अध्यक्ष है, इस अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद इनका जो कार्य होगा वो क्या होगा, तो
सदन का संचालन करना, अपने सदन का, 2 सदन होते हैं, सदन का संचालन करना। जैसा कि राज्यसभा में सदन का जो संचालन है वो कौन करते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन लोकसभा में सदन के संचालन के लिए अध्यक्ष का चुनाव होता है अपने ही मेंबर में से, और अपने ही मेंबर में से एक उपाध्यक्ष होते हैं। अगर अध्यक्ष ना हो तो उनके कार्यों का जो निर्वहन है, संचालन है, वो कौन करेंगे? मैंने बताया कि जब लोकसभा के अध्यक्ष ना हो तो उनके कार्यों का संचालन कौन करेंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 95, 94 बता रहा हूँ कि 94 में क्या है। 95 क्या कहता है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हो, यानी गायब हो, अनुपस्थित होना मतलब अब्सेंट होना, इनके अब्सेंस में, अध्यक्ष के अब्सेंस में जो उनका कार्य है वो कौन संभालेंगे? उपाध्यक्ष संभालेंगे। मान लेते हैं कि जो सदन के संचालक कौन महोदय हैं, अध्यक्ष महोदय, वो कहीं चले गए, शादी विवाह में चले गए, या फिर पिकनिक पे चले गए, या मन किया कि आज मुझे सदन नहीं जाना है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आखिर सदन का संचालन कौन करेगा? तो ऐसे में जो सदन का संचालन करेगा, तो आर्टिकल 95 बताता है कि जो सदन का संचालन है वो उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, और ये बात आर्टिकल 95 में लिखा हुआ है। अरे मक्खी यार। और साथियों, अगला आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 94, कि अगर मन किया कि मुझे ये काम अब ज़्यादा भारी लग रहा है, या मुझे अब इन कामों से मन उठ चुका है, उब चुका है, तो अब मैं क्या करूं? मैं इन सारे कामों को छोड़कर एक शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहता हूं। तो इसके लिए ये अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किन्हें देंगे? तो ये त्याग पत्र अध्यक्ष किसको देंगे? तो याद रखें, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देंगे, ठीक है, और जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को देंगे। इस बात का ख्याल रखें। तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आपको ध्यान रखना है। 93 कहता है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के बारे में उल्लेख करता है। और एक चीज़ और देख लीजिए साथियों, जब स्पीकर डिप्टी स्पीकर देख लिए तो थोड़ा सा, अब ये मत कहिएगा कि एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें, नहीं, कोई बात नहीं है। एक होता है प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। जब लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा के जितने मेंबर हैं उनके शपथ को, उनको शपथ दिलाने के लिए वरिष्ठतम, वरिष्ठतम का मतलब आप जानते होंगे, बड़ी खतरनाक हिंदी है, इसको बोलते हैं सीनियर मोस्ट पर्सन। वरिष्ठतम जो नागरिक है, लेकिन याद रहे वो नागरिक ऐसा नहीं कि भारत देश का जो वरिष्ठतम नागरिक है उनको लेके आ गए और शपथ दिलवा दिए, जी नहीं। वरिष्ठतम नागरिक कौन? उस हाउस के, लोकसभा के, और साथ ही साथ लोकसभा के मेंबर भी होने चाहिए। वो क्या करेंगे? वो सामूहिक रूप से सबको शपथ दिलाएंगे, और वही जो पोस्ट होगा वही पोस्ट कहलाएगा प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर का पद आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये वो पोस्ट हैं जो किसी समय
यानी 9 दिसंबर को आपको मैंने बताया था, जब पॉलिटी की क्लास की मैं इंट्रोडक्शन ले रहा था, बता रहा था, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और पहली बैठक को संबोधित करने के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या किया गया था, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। तो कहने का मतलब ये अस्थाई अध्यक्ष ही प्रोटेम स्पीकर है। प्रोटेम स्पीकर बने, शपथ दिलवाए, उसके बाद ये पोस्ट ख़त्म। 9 दिसंबर को ये बने, सभा को संबोधित किए, उसके अगले ही बैठक में यानी 11 दिसंबर के दिन डॉक्टर राजेंद्र बाबू आ जाते हैं और अपना पदभार संभाल लेते हैं अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर। तो इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष, इनको किसी विधेयक पर या किसी प्रस्ताव में वोटिंग का अधिकार है या फिर नहीं है। सामान्य तौर पर अगर देखें, मान लीजिए एक बिल है, बिल पेश हुआ, मिसाल के तौर पे ये बिल पेश हुआ कि विदाउट ग्रेजुएट पर्सन हमारे देश में इलेक्शन नहीं लड़ेगा। मान लेते हैं, ऐसा होगा नहीं ज़िंदगी में कभी, फिर भी मान लेते हैं कि एक बिल किसी महाशय ने पेश किया कि जो ग्रेजुएट लोग हैं, ग्रेजुएशन के बाद ही कोई इलेक्शन में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। अब ग्रेजुएशन किया कैसे है वो भी तो बात है। तो एक बिल पेश हुआ कि ग्रेजुएट होने के बाद ही इलेक्शन में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। चलिए ठीक है। अब सदन में 200 लोग हैं। अब 200 लोग में 150 लोग, 150 समझ रहे होंगे ना, 150 लोग, इन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सोच सकते हैं कि ये 150 लोग कौन लोग होंगे। और जो 50 लोग हैं, ये 50 लोग कह रहे हैं कि जी ये बिल्कुल सही बात है, हमारे देश को चलाना है तो देश को चलाने के लिए देश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनकी पॉलिटी कम से कम समझ में आनी चाहिए कि देश की जनता की क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं। नेताओं को अपना कर्तव्य भली भांति समझना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अनपढ़ नेता समझ पाएंगे। फिर भी अगर समझ जाते हैं तो वो तो उनका शुक्र अदा कीजिए। तो बिल पेश हुआ, 150 वोट पड़े इनके अगेंस्ट में और 50 वोट पड़े इनके समर्थन में, 50 लोग। अब यहाँ अगर देखें तो 200 लोग, 200 वो लोग हैं जिन्होंने वोट किया। इनमें से एक, अच्छा ये जो कहानी है मैं मान लेता हूँ ये राज्यसभा की कहानी है, क्योंकि लोकसभा में इतने कम लोग तो होंगे नहीं ना। यह राज्यसभा की कहानी है। अब राज्यसभा के जो सभापति महोदय हैं उनको मिलाकर अगर देखें तो 201। अब बताइए ज़रा कि 201 है तो क्या इस 201 में राज्यसभा के जो सभापति जी हैं वोट करेंगे? तो उनको सामान्य तौर पर वोट का अधिकार नहीं है, सामान्यतः ये वोट नहीं करेंगे। इस ऐसे कंडीशन में तो वोट बिल्कुल नहीं करने वाले। लेकिन अच्छा यही बात लोकसभा के अध्यक्ष में भी लागू होती है। अगर यही चीज़ लोकसभा में हो जाए तो भी सामान्य तौर पर लोकसभा के अध्यक्ष वोट नहीं करेंगे।
इस बात का बेहद ख्याल रखें। अब मान लेते हैं कि मामला टक्कर का बन गया। वैसे तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं कि कभी बनने वाला ये 2000 साल तक। मामला टक्कर का ये बना कि 100 लोगों ने इसके समर्थन में वोट करे और 100 लोगों ने इनके विरोध में मत दिए, वोट किए। ये तो गजबे हो रहा। 100 और 100 बराबर है। किसकी बात मानी जाए? 100 लोग समर्थन दिए, 100 लोग विरोध किए कि हम लोग ग्रेजुएशन को फॉलो नहीं करेंगे। इन लोगों का मानना है कि ग्रेजुएशन के बाद आना है तो आओ, नहीं तो बाहर में जाओ। ठीक। ऐसे में चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में सभापति महोदय हो या फिर लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष महोदय हो, अब चूंकि ये टाई हो चुका है, तो इन केस ऑफ टाई देयर इज द प्रोविजन दैट either chairperson of Rajya Sabha or speaker of Lok Sabha can their resultant vote। कहने का मतलब अगर दोनों तरफ वोट बराबर हो, एक विरोध में और दूसरा समर्थन में, तो ऐसे केस में, ऐसे मामले में चाहे वो लोकसभा के स्पीकर साहब हो या फिर राज्य सभा के कौन जो चेयरपर्सन हैं ये हो, अपना रिजल्टेंट वोट दे सकते हैं। अपना रिजल्टेंट वोट कर सकते हैं, अपना निर्णायक वोट दे सकते हैं। तो अब ज़रा सोचिए कि जब निर्णायक वोट देंगे तो वो किस तरह की वोट देंगे। स्वाभाविक है कि हमारे लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरपर्सन समर्थन में ही वोट करना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर नहीं करना है समर्थन में तो देश का भविष्य देख लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे अगर देखें तो एक और आर्टिकल देख लेते हैं, उसके बाद आपकी छुट्टी कर देता हूँ। आर्टिकल 100 ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 100 में है कॉरम ऑफ दोनों के लिए, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ कॉरम ऑफ पार्लियामेंट। चलिए, यानी संसद की गणपूर्ति। संसद की गणपूर्ति। तो संसद की गणपूर्ति का क्या मतलब? कहने का मतलब लोकसभा में या राज्यसभा में कितने लोग के आने के बाद सदन का संचालन होगा। अब मान लेते हैं कि लोकसभा है, लोकसभा हाउस है, इसमें 400 लोग, और राज्यसभा में इसमें 150 लोग मेंबर है। ये मेंबर कहाँ के? राज्यसभा के, ध्यान रखें, राज्यसभा, और ये है लोकसभा के। अगर मान लेते हैं सदन चल रहा है, सत्र चल रहा है, और सत्र में 400 में से 2 लोग आएंगे किसी दिन, तो क्या उस दिन सदन का संचालन होना चाहिए? भाई कैसे होगा? 2 ही लोग हैं, यहाँ 150 लोग हैं, यहाँ 5 लोग आए, क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसी बात के बारे में चर्चा करता है आर्टिकल 100।
तो आर्टिकल 100 बताता है कि 10% या 1/10 मेंबर शुड बी अवेलेबल। कहने का मतलब मिनिमम, ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो 400 के 400 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये मिनिमम की बात हो रही है। मिनिमम कहने का मतलब कम से कम 10% या 1/10 लोग। 1/10 लोग का मतलब टोटल का 1/10। अब 400 लोग हैं तो 400 का 10% आपको तो मालूम है, मैथ पढ़े होंगे, 0 0 ख़त्म हो जाएगा तो बचे कितना, 40। कहने का मतलब अगर लोकसभा में 40 से कम लोग होंगे तो सदन का संचालन बिल्कुल नहीं होगा। सदन को या तो उस दिन के लिए या तो फिर अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा, उसको सिनेडाई कर दिया जाएगा, हिंदी में पता नहीं क्या कर दिया जाएगा। और राज्यसभा में अगर 150 लोग हैं तो उसका भी 10%, तो 150 का 10% आप देख पा रहे हैं कितना होना चाहिए, 15। तो 15 से भाई सोचने वाली बात है यार, 150 लोग में अगर 15 लोग भी नहीं आएंगे तो क्या मतलब है उस सदन के संचालन का। तो एक क्राइटेरिया बनाया गया कि कम से कम 150 में 15 लोग आइए तो ही क्लास चलेंगी, नहीं तो क्लास बंद। और एक बात कि ऐसे अगर मान लेते हैं 40 लोग नहीं आते हैं, 35 लोग आते हैं, क्लास बंद हो जाती है बार बार, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में भी तो कुछ प्रावधान होगा ना। नहीं तो पता चला कि सब छुट्टी मना रहे हैं और सदन यूं ही तन्हाई में बैठ कर रो रहा है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में कुछ और भी बातें हैं जिसका चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप भाई पढ़ते रहिए, बस पढ़ते रहिए। जय हिंद।